नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ टास्क, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी आर assigned, coordinated and controlled within an organization to achieve its objectives। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक टाइप का फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है कि टास्क को, रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जो अथॉरिटी असाइन होती है, कोऑर्डिनेट होती, कंट्रोल होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी को, और जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में मदद करती है, इसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल सा है कि इट इज टाइप ऑफ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस कि कैसे हम टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को असाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जो हमको आसानी से गोल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, इसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। पहला क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एग्जांपल में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में जो डिवाइड करता है और स्पेशलाइज फंक्शन पे, चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, उनके बेस पे डिवाइड करता है, इसी को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी कंपनी में जैसे मार्केटिंग हुआ, डिपार्टमेंट अलग रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहता है, एचआर डिपार्टमेंट अलग रहता है, इसी को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज द कंपनी इनटू सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज और जियोग्राफिक रीजन्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है उनको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिविजनल स्ट्रक्चर पे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसमें प्रोडक्शन चल रहा है, तो जो है टेक्सटाइल का अलग रहेगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया उसका अलग रहेगा, और लेदर प्रोडक्ट उसका अलग रहेगा, स्टेशनरी प्रोडक्ट उसका अलग रहेगा। सो इसे फंक्शन के डिवीजन के बेस पे जो है अलग होते हैं, चाहे उसमें हो प्रोडक्ट, सर्विसेज, यूनिट बेस्ड ये होता है। इसमें मतलब कहा क्या गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था? मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर के बेस पे डिफरेंस होता है। फंक्शनल डिविजनल बेस पे, जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस पर टेक्सटाइल का प्रोडक्ट का अलग प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अलग रखेंगे, डिवीजन के बेस पे उनको डिवाइड करेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या है? लेदर प्रोडक्ट हो गया, या स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, तो इनको इस डिवीजन के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट को। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है? तीसरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या कहा है? कंबाइंस फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स विथ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग टू मल्टीपल सुपरवाइजर्स। एग्जांपल फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें क्या रहता है? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स नाम में ही इसका आंसर है क्या कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शनल और डिविजनल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं मल्टीपल सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। एंड उसके बाद फोर्थ, फ्लैट स्ट्रक्चर फीचर्स फ्यू और नो हियरार्किकल लेवल्स प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी कॉमन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। ये फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इसमें कोई भी हियरार्किकल लेवल नहीं होता है, इसमें ओपन कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी रिपोर्ट कर सकता है, ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसके बाद क्या है? हियरार्किकल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर विथ क्लियर चेन ऑफ कमांड्स एंड मल्टीपल मैनेजमेंट लेयर्स। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक चेन ऑफ कमांड होती है कि एक सबऑर्डिनेट जो है वो एक ही सुपीरियर को अपना रिपोर्ट कर सकता है, अपना जो उनका इंस्ट्रक्शन है उनका फॉलो करेगा, उनको ही रिपोर्ट करेगा, ना कि इसमें कोई भी चैन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, कोई भी चैन ऑफ ओपन कम्युनिकेशन नहीं रहता। इसमें जो क्लियर चैन ऑफ कमांड रहता है कि वर्कर शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, इनका ये वन ही बॉस रहेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है डिसीजन मेकिंग। Decision making is the process of selecting the best course of action from multiple alternatives to achieve a desired goal or solve problem, often involving analysis, judgment and evaluation of options। डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग सिंपल से, आपको कोई डिसीजन लेते होंगे घर पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी बिजनेस जो लेता है, सिलेक्शन लेता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव हो, उनको जो है बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड करके उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है।
तो जिससे जो हमारा डिजायर्ड गोल है, अचीव ऑब्जेक्टिव है, उसको आसानी से अचीव कर सकें। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ गोल। पहले तो जब कोई भी डिसीजन लेगा, पहले तो आपके पास प्रॉब्लम या गोल रहेगा, तभी तो आप डिसीजन मेकिंग लेने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और गोल। एंड सेकंड इज गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है या फिर आपको गोल अचीव करना है, उसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, उसको, डेटा को, उनको कलेक्ट करेंगे आप। थर्ड है आइडेंटिफाई पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और ऑप्शन। जो भी आपके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है और ऑप्शन है, उनको भी अप्लाई करेंगे। जो भी आपके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, जो भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं उन या ऑप्शन होते हैं, उनको आप अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया के बेस पे। उनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, कितना रिस्क है, कितना आपको रिस्क लेना है, रिस्क हिसाब से वो क्राइटेरिया बेस्ड फैक्टर हो रहा है कि नहीं, उस पे हिसाब से बैठ रहा है कि नहीं, तो उनको इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद क्या है, फिफ्थ है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद आपने इवोल्यूशन किया, उसके बाद आप जो बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा उसको चूज करेंगे। उसके बाद छठवां है इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जब जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका अपना डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड सेवन मॉनिटर एंड इवेल्युएट द आउटकम्स। जब आपने अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया, चूज करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मॉनिटर और इवेल्यूशन करेंगे। आउटकम जो रिजल्ट आया है उसका मॉनिटर करेंगे कि क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, इनेबल्स इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम विथ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या है कि कहा गया है डिसीजन मेकिंग हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, अब किसी कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम या गोल रहेगा उसको ही सॉल्व करना चाहेंगे। उसके बाद क्या है, ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। इसमें क्या है कि अगर डिसीजन मेकिंग कोई भी ले रहे हैं, या तो घर पे भी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको जो है पर्सनल सक्सेस मिलेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मिलेगी। सॉरी, इसमें पर्सनल सक्सेस रहेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ही ले रहे हैं तो आपको अचीवमेंट मिल, आपको अगर गोल को अचीव कर लिया, डिसीजन ले लिया सही से, गोल को अचीव कर लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा। नेचुरल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा तो आपको भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद ऑटोमाइजेज रिसोर्स एलोकेशन। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग वी कैन बेस्ट यूजेज ऑफ रिसोर्स, वी कैन यूज आवर बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या कि बेस्ट एलोकेशन कर सकते हैं रिसोर्स का, बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, और बेस्ट जगह फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट जगह एलोकेशन कर सकते हैं, उनको बेस्ट जगह लगा सकते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। उसके बाद रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। with the help of decision making we can take the decision on the various problems and our goal. With the help of decision making we can reduce our risk and uncertainties. इसमें क्या है, जब आप डिसीजन लेते हैं कि अपने घर पे या फिर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने जो आने वाले रिस्क है और अनिश्चितता है, तो उसको आसानी से आप कम कर सकते हैं। इसके बाद इनहेंसेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप गोल को अचीव कर लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो यू कैन एफिशिएंसी में यू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी मींस मैक्सिमम आउटपुट। तो आपका जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आसानी से बढ़ जाएगी। सपोर्ट गोल अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस। डिसीजन मेकिंग supports goal achievement and progress. It's we can say that it's simple when the decision making, when you are reduces your risk and try to achieve the goals of organization, then there is simple way we can say that you can achieve your goals, and also there is progress in the organization. So these are all about the importance of decision making. I hope आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों एक नया टॉपिक है, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। व्हाट इज मीन बाय सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस? Every business have to be under the social, they have to work in social, and
ऑपरेट इन सोशल एरिया, दैट्स वाई दे हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी बिजनेस जो रहता है वो अपने समाज में ही रह के उनको काम करना पड़ता है, उनको समाज में रख के वो बढ़ते हैं और कमाते हैं, तो उनको भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। मतलब क्या है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज न परफॉर्म करे। एक जो रूल्स बना है, रेगुलेशंस बना है, उसी के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके अपने बिजनेस प्रैक्टिस को करना चाहिए विथ इथिकल बेस पे। कोई भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट या मोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है लॉ को तोड़ना नहीं चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सिंपल सा क्या है, अगर बिजनेस कोई कर रहा है तो ये नहीं है कि मन मर्जी अपने हिसाब से जो भी इन्वायरमेंट को जो है नेगेटिव इफेक्ट प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट पर दे, वो भी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के द्वारा को फॉलो करते हुए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। थर्ड है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड फेयर ट्रीटमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड फेयर ट्रीटमेंट। एम्प्लॉय वेलफेयर का बिजनेस को एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में जरूर से जरूर करना चाहिए काम। और फेयर ट्रीटमेंट भी ये नहीं है कि उनके साथ अनएथिकल बिहेवियर हो कंपनी में, उनके साथ सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो है सुपीरियर जो है निगेटिव बिहेव करे सबॉर्डिनेट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के वेलफेयर को, उन एम्प्लॉय को भी, जब एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत कर रहा है, बिजनेस में मेहनत कर रहा है, अपना पूरा समय और समय दे रहा है, अपनी पूरा मेहनत पसीना बहा रहा है, तो उसको भी जो है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्ट सेफ्टी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्ट सेफ्टी। कोई भी बिजनेस जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये ना प्रोडक्ट जो है बिना किसी जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो BIS इसके स्टैंडर्ड बने हुए हैं, एग मार्क्स स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट को बनाया। ये नहीं है कि अगर ईटेबल प्रोडक्ट है, खाने वाला प्रोडक्ट है, ये नहीं है कि कोई भी बिना सेफ्टी रेटिंग, बिना सेफ्टी को जांच करते हुए बना दिया जाए, बिना कोई हाइजीन की बना दिया जाए। साफ सुथरा से बनाना चाहिए ताकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, प्रोडक्ट सेफ्टी भी हो। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एवरी बिजनेस हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द सोशल पीपल। कोई भी बिजनेस हो उनको ट्रांसपेरेंसी अपने काम में दिखाना चाहिए। नहीं है कि कोई भी काम करे तो वो जो है अनएथिकल काम करें, और जो है अकाउंटेबल तो होना ही चाहिए बिजनेस के प्रति, तभी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगी। इसके बाद क्या है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। एवरी बिजनेस हैव टू बी compliance with the laws and regulation regulated by the government, and there is Indian Contract Act 1872, Companies Act 2013, company have to be bound to work under the Companies Act 2013। जो भी laws regulations पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं के अंडर रखकर जो है बिजनेस को काम करना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। If you have any suggestion, please comment on this video. Thank you for watching video. Jai Hind.